Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to start our new topic which is related to the MHI 05 IGNOU and the topic is Land Revenue System. तो इसमें हम जो बात करेंगे वो MHI 05 का जो पेपर है उसके अंदर एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड आते हैं, सेटलमेंट्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। या तो छोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर पूछ लेगा कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, या रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है, या महलवाड़ी क्या है, या फिर वो पूछ लेगा कि आपका पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आप बताइए। ठीक है, और ये यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीलिम्स के हिसाब से मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऑप्शनल के लिए तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और पूरा के पूरा डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि हम आपको इसका कोई भी डायमेंशन छूटे नहीं और अब हम अच्छे से इस चीज़ को कवर कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं टॉपिक की, जो कि है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम वगैरह, जो कुछ भी कह लीजिए आप। भू राजस्व जो नीतियाँ थी, उनकी पॉलिसीज थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब अंग्रेज आए, ठीक है, तो आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन वो धीरे धीरे क्या बनने लगे कि राजनीतिक शक्ति बनने लगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो रिसोर्सेज, क्योंकि हम क्या थे, कॉलोनी थे अंग्रेजों की। कॉलोनी मतलब उपनिवेश। उपनिवेश कौन होता है, जैसे एक जो होता है पावरफुल कंट्री होता है, दूसरा जो कंट्री होता है जो वीक कंट्री होता है। पावरफुल कंट्री क्या करता है कि वीक कंट्री को दबा लेता है, उसके ऊपर अधिकार जमाता है, राइट्स का उसके शोषण करता है, एक्सप्लोटेशन करता है, उसके सोशल, उसका कल्चरल, उसका पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिकल, अब जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं ना, उन सभी का एक्सप्लोटेशन करते हैं अपने मातृ देश के लिए। मतलब अंग्रेजों ने हमारे क्या क्या शोषण किया, किसके लिए, खुद के देश के लिए, इंग्लैंड के हितों में के लिए किया। ठीक है, तो हम क्या थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे, हम थे उपनिवेश, और वो जो ये प्रोसेस है वो उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने देखा 100-150 साल तक कि भाई सब कैसे, ये क्या इंडिया, इनका क्या कल्चर वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को उनको परखा देखा। फिर उन्होंने कहा अच्छा, अब एक जब उन्हें लगा कि हाँ अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने हाथ में ले सारे सिस्टम को, तो उन्होंने वो जो हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध आता है। ठीक है, फिर 1765 में 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके अंदर एक बहुत ही ये क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट इनके लिए था, क्योंकि इस ट्रीटी से क्या हुआ कि इन्होंने फाइनेंशियल राइट्स को अलग कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो राइट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे, उनको अलग कर दिया। फाइनेंशियल राइट्स को ले लिया अंग्रेजों ने खुद के पास, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स थे ना, जो प्रशासनिक अधिकार थे, या फिर आपको तो जो निजामत अधिकार थे, दीवानी अधिकारों को तो खुद के पास रख लिया फाइनेंशियल राइट्स को, और जो दूसरे थे वो उसके ऊपर बंगाल के जो हम कह रहे हैं कि वो मुगल जो जिस शासक को बिठाते थे उससे कह दिया आप शासन करो आराम से, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से आप कंट्रोल करो इस चीज़ को। लेकिन जो फाइनेंशियल जो राइट्स, जो इंपॉर्टेंट राइट्स थे, वो उन्होंने खुद के पास रख लिए थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे अब क्या होता है कि इंसान क्या होता है, प्रकृति में लालची होता है, ऐसे अंग्रेजों को लालच होने लगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार अब ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनसे क्या करना है, शोषण करना है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा इनके मतलब जो डायमेंशंस है उनका उसका एक्सप्लोटेशन करना है उस हिसाब से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब जो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी थी ना इकोनॉमी की, उसके अंदर दखल देने लगे। तो आपको सबको पता है कि इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी थी इकोनॉमी की, वो थी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर वो घुसने लगे। फिर उन्होंने किसानों का बहुत हद तक उन्होंने शोषण किया। ठीक है, तो बात करते हैं अब जब कृषि में होने लगे, तो अब कैसे मतलब वसूली करेंगे, तो लगान की दरें निर्धारित करके उन्होंने किसानों से, ठीक है, वो क्या किया, वसूल किया, लगान वसूल किया। ठीक है, तो एक जो सिस्टम आया था, एक इजारेदारी पहले आया था सबसे पहले, जो कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में लागू था, लेकिन इसके अंदर क्या था कि ये कुछ ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, ये सफल नहीं रहा। मतलब ये कहते हैं ना कि कुछ जो कदम थे असफल थे और कुछ सफल थे, तो ये असफल माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या कर दिया कि 5 वर्ष का ठेका मुका दिया था एक तरीके से समझो कि ना 5 साल बाद हम आके ना 5 साल डिसाइड करते इतना हम टैक्स रेट है, ये लगान वसूलेंगे हम आपसे। ठीक है, फिर बाद में क्या यार ये सही नहीं है 5 साल तक, फिर क्योंकि जो वसूली की तरह वो कॉन्स्टेंट होगी ना 5 साल तक, फिर वेट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कुछ बढ़ाना है घटाना है वगैरह। तो फिर कहते हैं नहीं 5 साल का ठेका कम करके ना अपने 1-1 साल के करते थे। जो उस टाइम था वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, जो गवर्नर था उस टाइम, तो गवर्नर जनरल जो भी था, तो उसने उसके बाद क्या किया कि
5 साल से 1 साल कर दिया, तो लेकिन फिर भी उससे उतना लाभ नहीं हुआ कंपनी को। तो उन्होंने कहा यार कुछ और करने की ज़रूरत है। तो फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो साहब थे वो आए थे। उन्होंने वो बहुत ही मतलब माने जाते हैं कि सिविल सेवा में बहुत ही अच्छा खासा नाम उनका जनक माने जाते हैं। तो वो आए तो अंग्रेजों ने कहा, कंपनी बैठी हुई थी, कहते यार बाकी सब तो चलो बढ़िया चल रहा है अपना काम वगैरह, हम अच्छे से इनके इंडिया वालों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन यार एक जगह जहाँ दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत आ रही है अपने को जो भू राजस्व दर है, या फिर आप कह दो कि जो टैक्स लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने को थोड़े बहुत, या लैंड से रिलेटेड कुछ नई पॉलिसीज लानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि है ना हम इनका अच्छे से जो शोषण करेंगे ना पूरे अच्छे से कर ले, ताकि जो भी इनके जो रिसोर्सेज है ना, जो भी इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो भी इनके रिसोर्सेज है, उनको हड़प ले, ठीक है। तो फिर कॉर्नवालिस साहब थे, आप कह दो कि एक तरीके से सिविल सर्वेंट, बहुत ही मतलब बंदा समझदार बहुत है, आके बैठा, कहते चलो ठीक है ये मैं अपने आप देख लूँगा। वो आए, उन्होंने फिर दिमाग दूम चलाया, ठीक है। 1790 में इन्होंने, 1790 की बात है, तो एक तो थे शॉर्ट साहब, जॉन शॉर्ट आई थिंक, एक थे ग्रांट और एक थे कॉर्नवालिस, इन्होंने तीनों ने बैठा, कहते यार ये इसका मैटर तो हमने सुलझा लिया, लेकिन है ना कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्शंस आ रहे हैं, कहते हैं कैसे हम मतलब वसूले, कैसे किससे वसूले, क्योंकि जो पहले वाला जो सिस्टम था इजारेदारी, वो जमींदार के पास उसके पास पावर थे, कहते अब टैक्स किससे लें, किसानों से डील करें या फिर जमींदार के पास जाके हम डील करें कि भाई साहब आप इतना टैक्स दोगे, और कितना टैक्स लें, टैक्स की रेट कैसी क्या रखें, ठीक है, और कितने टाइम के लिए रखें, क्योंकि इजारेदारी में पहले 5 साल रखा था, फिर उसके बाद घटाकर 1 साल कर दिया था। तो उसी बात का प्रश्न, उसी का क्या नहीं, कुछ क्वेश्चन उभ रहे थे, तो इससे रिलेटेड इन्होंने सोचा, ठीक है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया, लेकिन उनके बीच में भी बहुत कॉन्फ्लिक्शंस हुए, तीनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू थे ना वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमको एक आपसी सहमति करनी पड़ेगी और हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि हम अपने कंपनी से रिलेटेड हम जो इंडिया वालों को अच्छे से शोषण कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे किया कि ऐसे करते हैं, हम ना जो लगान वसूलेंगे ना, वो राइट दे देते हैं जमींदारों को, ठीक है, जमींदार को कहेंगे कि आप किसानों से वसूलो, हम आपसे लेंगे, ठीक है। तो पावर किसको दे दी इन्होंने, एक तरीके से जमींदार को, और जमींदार से कहा कि भाई साहब हमको मतलब नहीं है तू कैसे वसूल, हमें तू लेके दे देना लगान टाइम टू टाइम। पहली बात का क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, कितने टाइम के लिए, क्या 10-10 वर्ष के लिए डिसाइड कर दिया था, ठीक है, 10 साल के लिए कर दिया डिसाइड। दो बातें हमें पता लगी, फिर कितनी दर हो, क्या टैक्स की रेट हो, क्या लगान की दर हो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देख 1/10 1/11 सॉरी 1/11 जो तू टैक्स को वसूलेगा ना, जो लगान वसूलेगा, तो जमींदार तू रखना, बाकी जो 10/11वां हिस्सा है, जो मेजर पार्ट है, वो हमको देगा, ठीक है, ये बात हुई। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे उनका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये 1793 में इसे परमानेंट कर दिया गया था, और 10-10 साल के बाद इसे कह दिया था कि 10 साल के लिए आप परमानेंट ये सिस्टम लाओगे, जमींदारी व्यवस्था लाओगे। तो जमींदारी व्यवस्था में 10 साल के लिए था, और ये इंडिया का 19% पार्ट को कवर करता था, जिसमें बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ठीक है, और कुछ कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे, और आई थिंक बनारस साइड भी ये एरिया को कवर करता था, ठीक है। इतनी बात हमें पता लगी। तो इस जमींदारी व्यवस्था में पावर किसके पास थी, पावर थी जमींदारों के पास। जमींदार को बना दिया था इन्होंने भूस्वामी, ठीक है, कहता है कि जो ये पर्टिकुलर लैंड है ये तेरा है, ठीक है, तू इस जमीन का है मालिक, तेरे को वसूलना है किसानों से, ठीक है, और हम किसान से कांटेक्ट में नहीं है, हमें मतलब नहीं है तू कैसे वसूल रहा है, तेरे को तू वसूलेगा तो 10/11वां भाग मेरे को देना है, 1/11वां भाग तो खुद के पास रखना है। जब मालिक बना दिया ना जमींदार वर्ग को, तो जमींदार के पास आ गया स्वामित्व का अधिकार। तो स्वामित्व का अधिकार आ गया, उसने कहा कि यार मेरे पास इतनी पावर है, ठीक है, मेरे पास इतनी पावर आ गई है कि मेरे को वसूलना है, ठीक है, मैं वसूलूंगा टैक्स, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे भी वसूलूँ, क्योंकि उस सरकार ने कहा था, कंपनी ने कहा था कि 10/11वां भाग मेरे को दोगे, 1/11वां भाग तुम खुद रखोगे, लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा भी तू कुछ वसूल रहा है ना, तो उसका अधिकार है ना जमींदार तेरे पास होगा, हम तेरे से वो चीज़ नहीं वसूलेंगे, क्योंकि वो तेरी मेहनत है, ठीक है, तूने वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाई होगी, तूने उस हिसाब से क्या क्या होगा कि उसके ऊपर कैसे मर्जी तूने शोषण किया हो, मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को तो तू 10/11वां हिस्सा ला के रख देना तू, और अपना आराम से खा पी, क्योंकि 1/11 जो भाग बचता था जमींदार के पास, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता था, उसके अंदर जो जमींदार वर्ग थे ना, उनकी इनकम एकदम से
क्या कर गई, ग्रोथ कर गई, मतलब एकदम से इतना बढ़ गई कि वो समृद्ध हो गए थे, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे जमींदार वर्ग। और अंग्रेजों को, कंपनी को पर्टिकुलर एक फिक्स इनकम मिल रही थी, तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी। कहते हैं हमारे पास आ रहा है यार, हमको डील ही नहीं करने पड़ रहा, हम अपने और भी काम देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम मेरे पास आ रही है, खजाने में मेरा खजाना भर रहा है। तो अंग्रेज भी खुश थे, जमींदार वर्ग भी खुश थे। लेकिन इसमें किसान कहाँ थे? किसान थे बिल्कुल नीचे स्तर पे। सबसे ऊपर स्तर पे थे कंपनी, उसके नीचे था हमारे जमींदार वर्ग और उसके नीचे था हमारे किसान। जमींदार वर्ग हो रहा था शोषक, अब जमींदार वर्ग हो गया था एक्सप्लोटेशन करने वाला। अब वो एक तरीके से अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा था और अंग्रेजों के स्वामी भक्ति दिखा रहा था कि भाई साहब आप ही हमारे माई बाप हो, आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, ये भारत के देश वाले लोग, ये गरीब किसान, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से उनकी मानसिकता हो गई थी और इतना शोषण करते थे किसानों का, किसान हो गए थे बिल्कुल दबे हुए। उस टाइम उनकी स्थिति, पोजीशन एकदम से दयनीय हो गई थी। इतनी बात पता लगी। कुछ जमींदार वर्ग अच्छे भी थे जो कि अपने हिसाब से कहते हैं कि थोड़े लिबरल थे, ठीक है, वो थोड़ा टाइम दे देते थे। लेकिन इनकी जो पॉलिसी थी, जो कि परमानेंट सिस्टम में आप कह रहे हो जमींदारी व्यवस्था में ऐसी थी कि जब तक टू टाइम जमींदार को क्या रखा था सरकार ने, कंपनी ने, कि जब तक टू टाइम मेरे को लगान ला के देगा तब तक तेरे पास वो लैंड रहेगा, तू उसका मालिक रहेगा। अगर तूने टाइम से मेरे को ला के रेवेन्यू नहीं दिया, लगान नहीं दिया, तो तेरे को तेरे मालिकाना हक से कर दूंगा दखल, बेदखल कर दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर तेरा राइट नहीं रहेगा। और जब दे दी थी, जमीन दे रहे थे, तो इसने ऐसे कहा था, सरकार ने, जो कंपनी ने ऐसे कहा था कि भाई साहब ये तेरी जमीन है, उसके बाद तेरे बेटे की होगी, उसके बाद उसके बेटे की होगी। मतलब उत्तराधिकारी वाला जो था, ये इसके ऊपर अधिकार कायम कर सकते थे, पैतृक रूप से, उत्तराधिकार रूप से था, ठीक है। इसलिए जमींदार वर्ग संतुष्ट था इस प्रोविजन से। लेकिन इस प्रोविजन से कि भाई साहब अगर हमने टाइम टू टाइम टैक्स नहीं दिया सरकार को, टाइम टू टाइम टैक्स नहीं दिया कंपनी को, तो कल को हमारे हाथ से जमीन चली जाएगी। तो कुछ जमींदार वर्ग ने तो इतना पैसा कमा लिया कि भाई साहब खुश हो गए इतना कि भाई साहब हमारे 7 पीढ़ियाँ तिरसेगी और हम जाके बस गए कहाँ पर, शहरों में, गाँवों से छोड़ के शहरों में बस गए। अब पता है भाई साहब, लालच, जैसे मैंने कहा, लालच इंसान की प्रकृति होती है, लालच इंसान की प्रकृति होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था किसानों का, और किसान जाए तो जाए कहाँ पे। अब किसान है ना, गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आज से क्या पता कल को गवर्नमेंट से हमारा कनेक्शन हो जाए तो हम उसको कहें कि ये किस तरीके से हमें शोषण कर। गवर्नमेंट को पता था, कंपनी को पता था कि ये जमींदार वर्ग है ना शोषण कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं था, क्योंकि उनको बहुत पूरा भारत के ऊपर क्या करना था, अच्छे से उनको अधिकार करना था, उनका अच्छे से शोषण करना था। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है उस वक्त तक। फिर उन्होंने, जब अंग्रेज थोड़े वो देखे कि यार ऐसा हो रहा है कि इससे कुछ बेनिफिट्स हुए कि भाई साहब उनको ज़्यादा डील नहीं करनी पड़ रही किसानों से, खुद के एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ नुकसान भी तो है कि भाई साहब यार 10-10 साल तक हमने कर तो दिया है, लेकिन है ना एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त हो रही है, हमें एक फिक्स हो रही है, क्योंकि ग्रोथ हम बढ़नी चाहिए ना इंसान। मैंने कहा लालची है तो मतलब लालच तो आएगा ना कि यार बढ़े तो सही यार, कुछ तो हिस्सा बढ़े। 10 साल इतना टाइम हो गया हमें कि बार बार हर साल उतना आ रहा, हम तो चाहते हैं ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जल्दी से जल्दी मिले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसे डील नहीं होगी, क्योंकि जो ज़्यादा उन्होंने जो प्रोविज़न था कि अगर 10/11 जो मिल रहा है और 1/11 जो जमींदार रख रहा है, अगर उससे ज़्यादा कुछ वसूलेगा तो जमींदार के पास रहेगा। तो 1/11 से ज़्यादा जो मिल रहा है वो जमींदार के पास ही जा रहा था, इसलिए जमींदार की इनकम एकदम से बूस्ट कर रही थी, जमींदार ज़्यादा अमीर हो रहे थे, सरकार को लाभ हो रहा था लेकिन उससे ज़्यादा लाभ हो रहा था जमींदार को। और अगर वो टाइम टू टाइम अगर दे रहा है रेवेन्यू, तो सरकार को टैक्सेस दे रहा है, तो उससे वो बेदखल भी नहीं कर सकते थे। और जो नहीं दे रहा था, जो लिबरल थे, उनको बेदखल कर दिया था, और बेदखल कर दिया था तो वो जो जमींदार की जो ज़मीन थी ना, वो नीलामी हो जाती थी उसकी, उसको नीलाम कर देते थे। इतनी बात पता लगी। ये ही मेन जो था जमींदारी व्यवस्था के अंदर मेन पॉइंट्स थे, ये ही पूरा जमींदारी व्यवस्था थी। इसके अंदर अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई साहब जमीन। और एक बात आपको और बताता हूँ, जब अंग्रेज राज करने आए इंडिया में तो उन्होंने सोचा यार भारत इतना बड़ा है, इंग्लैंड आपने देखा होगा अगर वर्ल्ड मैप में तो बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है, लेकिन इंडिया बहुत ही बड़ा, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी देख लो, पॉपुलेशन वाइज भी देख लो, इसके ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा है ना फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड या फिर कह दो कि एक ऐसा सहयोगी चाहिए जो हमें मदद करे, ठीक है,
तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ये जमींदार वर्ग चुना, कहते इसको हम अच्छे से क्या कहेंगे, कम से कम पैसे, मतलब कम से कम लालच देके या कम से कम मतलब घूस ही देख समझ लो, कुछ भी कह दो, ठीक है, क्योंकि कम से कम इसे पैसे देके या फिर एक आधार देके ये हमारा साथी बन जाए, ठीक है ना। जय वीरू की जोड़ी बन गई थी इनकी, समझ रहे आप, क्योंकि जो सामाजिक आधार चाहिए था, जो सोशल बेस चाहिए था किसी देश में राज करने के लिए, वो दिया था जमींदारों ने, क्योंकि जमींदार हो रहे थे अमीर, तो जमींदार को लगा भाई साहब कहाँ थे आप इतने दिन तक, हम तो आप ही खोज में थे, हम इतने सालों से गरीब थे और एकदम से हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं, अंग्रेज अच्छे लोग हैं, ये इंडिया वाले गरीब लोग ये क्या करेंगे, उनको मतलब नहीं था, कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी उस टाइम उनके अंदर। इसी तब उन्होंने इतना एक्सप्लोटेशन कर दिया किसानों को, तो तभी से किसान आंदोलन की क्या हुआ, एक तरह से जो क्या नाम उसकी भूमिका उभरने लगी थी, उसके बीज बो दिए थे किसान आंदोलन की, जो एक्सप्लोटेशन कर रहे थे जमींदार ने, जो एक्सप्लोटेशन इनडायरेक्टली रूप से कर रही थी कंपनी के द्वारा, तभी से, ठीक है। तो मतलब जो अगर कुछ कुछ जब नेशनल एक्टिविटी हो रही थी या ऐसे को नेशनलिज्म भावना जो उभर रही थी, तो कुछ जो हमारे राष्ट्र मतलब आप कह दो कि राष्ट्र स्वामी भक्ति वाले थे, जो भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उनके कुछ प्लान्स को फेल करने का जिम्मा इन्हीं के मत्थे था जमींदार, क्योंकि वो ना लीक कर देते थे, सरकार को बता देते थे। जमींदार वर्ग सरकार के प्रति, या फिर आप कह दो सरकार में कह रहा हूँ तो ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी सरकार की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहा हूँ, उनके प्रति स्वामी भक्ति दिखाते थे। उन्हें लगता था कि ये खुश होंगे, उनको थोड़ा बहुत लालच दे देते थे, वो उसमें खुश थे। इसलिए जो सोशल बेस जो मिला था वो दिया था सोशल बेस जमींदार वर्ग ने। अगर जमींदार अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो ये कब के बाद निकल जाते, 1947 तक हम वेट नहीं करना पड़ता। लगभग 3.5 कितने कह रहे हो आप, 1600 के आसपास अंग्रेज आ गए थे ना। अब देखो 1947 लगभग 350 साल तक हो गया ना। लेकिन आपको हो गया 1857 से उन्होंने पहले जो बोलते स्वतंत्रता संग्राम कहा जाते हैं, अब 1765 से उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से आए, लेकिन 350 साल इंडिया में रहे, लगभग 190 साल इन्होंने शासन किया। ये इतना नहीं रुक सकते थे भाई साहब। अगर आप पहले ही इतना नेशनलिज्म आपके अंदर होता, पहले ही अगर आप इसके साथी ना बनते जमींदार वर्ग, तो हम पहले आज़ाद हो जाते। तो जमींदार वर्गों ने अंग्रेजों की जो सहायता की थी वो बहुत गलत था, और उन्होंने उनका सोशल बेस दिया, उनको सामाजिक आधार दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपनी जड़ें फैलाई इंडिया के अंदर। पता लगा इतनी बात, बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, बहुत एक सिंपल सी स्टोरी थी। बात करते हैं हम आगे रैयतवाड़ी की। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयतवाड़ी में जो रैयत वर्ड है वो पता क्या है? वो है किसान। अब सरकार ने जब देखा भाई साहब कि यार 10-10 साल तक कर रहे हैं ये जमींदार बिचौलिया वर्ग है, ठीक है, लेकिन अब ये वसूल कर रहा है, एक फिक्स्ड इनकम हो रही है, अब मेरे को फिक्स्ड नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, पैसा पैसा बस पैसा चाहिए मेरे को। ये हो गया था इनका मोटो, हो गया था सरकार का उस वक्त। तो उन्होंने कहा जमींदार वर्ग को साइड में करो और हम देखेंगे, अब हम ही देखेंगे और हम ही अपने आप डील करेंगे और हम अपने आप से पैसा कमा लेंगे, क्योंकि बीच का आधा पैसा तो वो खा रहे हैं। अब ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर मैं सीधे डील करूँगा तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 51% एरिया को कवर किया गया था, ठीक है। तो मैं 51% एरिया कह रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी कौन कौन से एरिया था। तो मैं आपको एरिया का नाम बताता हूँ कि असम साइड के कुछ एरिया थे मेरे ख्याल से, और आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट एरिया बताता हूँ मैं, इसमें कौन कौन से एरिया को उन्होंने कंट्रोल किया था। ये बम्बई वाला एरिया था, मद्रास वाला एरिया था और असम वाला एरिया था, ठीक है। और इसके अंदर टॉमस मुनरो साहब थे, ठीक है, जैसे उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और उससे पहले जो इदारेदारी वाला जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इन्होंने ये 51% पार्ट को कवर करता था, ठीक है, 51% पार्ट को ये कवर करता था। और इसमें कहा कि आप किसानों को कह दिया कि भाई साहब अब देखो हम ही हैं, हम ही वसूलेंगे और आपसे मैन टू मैन डील करेंगे, सीधी सी बात। किसानों कहते हैं कि अब हम करेंगे, क्योंकि पहले जब एक्सप्लोटेशन हो रहा था तो जमींदार कर रहे थे किसानों का। अब सीधा डायरेक्टली देखा जाए ना, ये बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही है, लेकिन फनी है नहीं, क्योंकि किसान जो सबसे ज़्यादा तबका था ना, जो निचला तबका था, उसका सबसे ज़्यादा शोषण किया जमींदारों ने। लेकिन करवा कौन रहा था? करवा तो अंग्रेज रहे थे ना, करवा तो ब्रिटिश लोग रहे थे, करवा रही थी कंपनी। तो अब उन्होंने कहा कि मैन टू मैन डील करके मैं सीधा ही तेरा शोषण करूंगा इनडायरेक्टली रूप से। लेकिन किसानों को लगा भाई साहब कि अब पहले तो जमींदार भी टैक्स खाता था,
ठीक है, पहले खाता था अंग्रेज भी टैक्स, अब सीधा अंग्रेज हमसे लेंगे तो शायद कि हमसे कम शोषण हो। बट ये सिर्फ एक भूल थी, क्योंकि अब पहले किसान के दिमाग में ये तो था कि मान ले कल को हम अंग्रेज सरकार से कांटेक्ट कर लें, ब्रिटिश सरकार से कांटेक्ट कर ले, भाई साहब ये हमारा शोषण कर रहा है, आप हमारे माई बाप हो, हमें बचाओ। लेकिन अब तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं ना, क्योंकि अब जाए कहाँ, अब तो सीधा ही शोषण कर रहा है। रैयतों का शोषण कौन कर रहा है? ये अपने अंग्रेज लोग। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो लगान वसूलने का अधिकार आ गया था, अब सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में, कंपनी के हाथ में। जो पहले जमींदारी व्यवस्था में था, जमींदार के हाथ में। पहले जैसे था कि जमींदार वर्ग अगर टाइम टू टाइम अगर लगान नहीं देंगे, ठीक है, टैक्स नहीं भरते थे, ठीक है, रेवेन्यू अगर सरकार को नहीं मिलता था तो वो हो जाते थे, उससे जमींदारी से बेदखल कर देते थे। वैसे ही रैयतवाड़ी में कि भाई साहब अब रैयत आप नहीं दोगे तो आपकी फिर आपसे वो स्वामी जो भूमि है, आपको जो मालिक ना है, क्योंकि उसमें जमींदार स्वामी का मतलब भूमि का स्वामी होता था। अब कहते हैं कि अब जो भूमि का स्वामी कौन होगा? भूमि का स्वामी होगा किसान, रैयत होगा। किसानों को भूमि का स्वामित्व दे दिया। अगर वो टाइम टू टाइम टैक्स नहीं भरेंगे तो आपका जो स्वामित्व का अधिकार है वो हम छीन लेंगे, ठीक है। बहुत प्यार से बोलते थे, लेकिन वो प्यार कुछ था नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी, जिस हिसाब से प्यार से बोल रहा हूँ वैसे नहीं बोलते थे, मैं बता रहा हूँ आपको आराम से। लेकिन वो उस हिसाब से किसानों को गोली देते थे, ठीक है। स्वामित्व का अधिकार उसमें रैयतवाड़ी में किसको मिल गया? रैयत को, किसानों को। जमींदारी में जमींदार के पास था। रैयतवाड़ी में जो टैक्स वसूल कौन रहा है? सीधा सरकार या कंपनी के द्वारा। उसमें कौन वसूलता था? जमींदार के द्वारा। उसमें 19% भाग लैंड का जो कवर किया गया था, ठीक है, और इसके अंदर 51% वाला पार्ट कवर किया गया है। इतनी बात आपको पता लगी? इसमें ये मेन बात यही थी, ठीक है। और इसे अब देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि रैयतवाड़ी सिस्टम ये 1820 में आया था, कुछ एक्चुअल बातें हैं ये थोड़ा ध्यान रख लो, 1793 में आया था। तो अब उन्हें लगा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलूंगा, ठीक है, मैं सीधा ही वसूल रहा हूँ, अब मेरे को मतलब नहीं है, जमींदार को बीच बिचौलिया वर्ग नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये वाला लाए थे, टॉमस मुंडो साहब ने लेके आए थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर किसानों के ऊपर फिर शोषण होने लगा, क्योंकि अब वो टैक्स की रेट, अब पहले क्या था कि पर्टिकुलर लैंड था, अब लैंड के मतलब कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ले लेते थे। प्रोडक्शन नहीं है, पर्टिकुलर तेरे पास इतनी जमीन है जैसे मैं इतना टैक्स लूँगा, तेरे पास इतना बड़ा लैंड है जैसे मैं ज़्यादा टैक्स लूँगा। इस हिसाब से टैक्स का क्या करने लगे, वसूली होने लगी, लगान की वसूली होने लगी, ठीक है। इसमें इतनी बात हमें पता लगी। और अब क्या हुआ कि जब जैसे जैसे लालच बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रहे हैं कि ये टैक्स की रेट्स बढ़ा रहे हैं। टैक्स की रेट्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्सप्लोटेशन होगा। एक्सप्लोटेशन होगा, किसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है? किसानों का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो फिर किसान आत्महत्या करने लगे, फिर उग्र होने लगे, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि उभरने लगी। फिर जाके एक लास्ट में आती है एक महलवाड़ी सिस्टम, हेस्टिंग्स साहब के द्वारा। महलवाड़ी में जो महल है वो है एक ग्रुप के रूप में। आप देखो, गांव है, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, गाँव का समूह मान लो, गांव मान लो, उसका एक प्रधान होता है, एक मुखिया होता है। अब टैक्स किससे लेंगे? अब पहले कहते थे जमींदार से लेंगे, जमींदारी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी में कहते थे रैयत से लेंगे, रैयत मतलब किसान से वसूलेंगे। अब महलवाड़ी में कहते हैं महल से लेंगे, जो कि गाँव का मुखिया है या प्रधान है, उससे लेंगे। समझे इतनी बात? अब जो टैक्स की वसूली करते थे सरकार डायरेक्टली तो करते थे महल से। महल जो कि मुखिया होता था गाँव का, जो या फिर मुखिया सिद्धांतिक या व्यवहारिक रूप से जो भी होता था, जब माना जाता था कि भाई गांव का हेड ये है बंदा, उससे सरकार डील करती थी, कंपनी डील करती थी और उससे टैक्स वसूली करती थी, और उसको दे दिया था स्वामित्व का अधिकार। सिद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो गांव का वो नहीं है, पूरा गांव उसका है। वो कहते भाई, उसको कह रहे तू मालिक है एक तरीके से गाँव का, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू टैक्स वसूल ले और तू मेरे को ला के दे टैक्स। तो कहते ठीक है भाई साहब, डन, डील होगी, डन। उसके बाद कहते हैं गांव को उसने बांट दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब एक गांव पूरा पर्टिकुलर लैंड है, उसके छोटे छोटे क्लस्टर कर दिया फॉर्म में। छोटे छोटे क्लस्टर मतलब छोटे छोटे भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके अंदर पर्टिकुलर जो पार्ट है उसके ऊपर एक किसान क्या कर रहा है, अपने खेती कर रहा है, ठीक है। किसान खेती कर रहा है। किसान अब क्या करेगा, कुछ प्रोडक्शन करेगा, उसका कुछ पार्ट वो जो लगान के रूप में दे रहा है वो दे रहा है महल को। और महल जो दे रहा है
वो सभी सारे किसानों ने मिलकर दिया टैक्स महाल को, और वो महाल जो मुखिया है वो टैक्स को जो है जो लगान है वो दे रहा है ब्रिटिश कंपनी को। और महाल के पास इतने राइट थे कि अगर कोई किसान टाइम टू टाइम अगर आपको टैक्स ना दे, टाइम टू टाइम अगर आपको लगान ना दे, तो आप उसके क्या कर सकते हो कि उसकी भूमि को छीन सकते हो। ठीक है, तो अब एक्सप्लोटेशन लास्ट में होता किसका है? शोषक वर्ग चेंज हो रहा है, कभी जमींदार हो रहा है, कभी कंपनी हो रहा है, कभी महल यानी मुखिया हो रहा है, लेकिन शोषण सिर्फ एक बंदे का हो रहा है, वो है किसान। ये हमेशा से होता आया है कि किसानों का ही शोषण हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी टैक्स की रेट्स बढ़ाने लगे, क्योंकि वही सरकार चाहते थे कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, तो टैक्स की रेट्स बढ़ती रही। ठीक है, टैक्स की बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पर्टिकुलर लैंड तो फिक्स है ना, लैंड फिक्स है, प्रोडक्शन कितना कर लोगे यार एक लैंड पे, उसके ऊपर आप रेट बढ़ा रहे हो टैक्स की रेट, तो वो क्या कर रहा है कि जो हिस्सा पहले 20% मतलब एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ 20% बचता था किसानों को, उसके बाद वो बढ़ा देंगे तो उसके बाद 10% बचने लगा, उसके बाद 5% बचने लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है जो रिसोर्सेज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कहाँ जा रही है? कंपनी के पास जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस हो रहा है? कंपनी को हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो रहा है किसानों का। और जब देखें कि निचले तबके पर हमेशा किसान है, और अगर आप कभी भी सोचोगे इस बारे में कि जब आपको कहेंगे कि आप किसान की फोटो खुद के अंदर सोचो, अपने दिमाग में सोचो, आप खुद आंख बंद करके देखना, आपको आएगा क्या कि एक गरीब सा पतला सा दुबला सा एक किसान, जिसके सर पे शायद कुछ हो ना हो, एक पतलून हो, शायद ऊपर कुछ ढका भी ना हो, और एक हल लेके जा रहा है, एक जमीन के ऊपर बैठा हुआ है, सिर पे हाथ रखा हुआ है, जमीन पड़ती भूमि है, सूखा पड़ रखा है। ऐसी ही इमेज क्यों आती है? क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी है। मेंटेलिटी ऐसी क्यों है? क्योंकि ये रियलिटी है। रियलिटी ऐसी क्यों है? क्योंकि एक्सप्लोटेशन होता आया है किसानों का, हमेशा से होता आया है। और अब तो चलो फिर भी किसानों की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन उतनी भी बेहतर नहीं, क्योंकि किसान पहले भी दयनीय थे और आज भी दयनीय स्थिति में है। इसलिए किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। तो ये था हमारा एक टॉपिक MHI 05 का, हिस्ट्री का। बहुत ही टफ पेपर माना जाता है फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे इजी पेपर ही यही है। ठीक है, सबसे इजी पेपर ये है, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी में आते हैं अगर आप चाहो तो। लेकिन वैसे इतने मार्क्स स्कोर होते नहीं, अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। और इसीलिए मैंने MHI 05 बनाया, क्योंकि लोगों को इसमें लगता है थोड़ा डर, और ये मैंने बनाया ताकि एक वीडियो से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये थे जो भू राजस्व नीतियाँ थी सरकार की, जो कंपनी की, वो हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमने इजारेदारी पढ़ी, उसके अंदर हमने जमींदारी पढ़ी, उसके अंदर हमने रैयतवाड़ी पढ़ी, और उसके अंदर हमने महालवाड़ी पढ़ी। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी थी लैंड से रिलेटेड। ठीक है, लैंड पॉलिसी कह लो, भू राजस्व नीति कह लो, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वगैरह, जो कुछ मर्जी कह लीजिए, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप। और इस वीडियो में इतना ही, और हम एक नई वीडियो लेके आएंगे, और MHI 05 के ऊपर एक नया लेक्चर आएगा जल्द ही, और एक आंसर ट्रेनिंग के ऊपर भी हम देखिए वीडियो बनाएंगे कि आंसर कैसे लिखें अपने इग्नू के पेपर में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।